अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना एलिमेंट्री केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है एलिमेंट्स। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या हैं। अब उसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि इसमें हमारे पास आ जाती है जनाब एटॉमिक नंबर और मास नंबर की डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक एमसीक्यूज़ या एक शॉर्ट जो है वो लाजमी बनता है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ एमसीक्यूज़ हैं वो भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। तो आइए चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। जो एवरेज स्टूडेंट हैं जिनको बुक्स तैयार करना मुश्किल लग रहा है, वो ऐसा करें कि जो लास्ट लेक्चर में हमने अपने नोट्स और रेडी किए थे, मतलब उसमें हमने एलिमेंट्स और एटम का डिफरेंस पढ़ा था, वो वहाँ से तैयारी कर लें अगर आप यहाँ बुक से तैयारी नहीं करना चाहते तो। और जो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बुक से भी मैं रीड आउट करवा रही हूँ एक दफ़ा, ताकि उनका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स और केमिकल एलिमेंट्स। अब सबसे पहले यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है स्टूडेंट्स के, क्या एलिमेंट और केमिकल एलिमेंट में कोई डिफरेंस है? जो उन लोगों ने मतलब सिलेबस में उन्होंने दो डिफरेंट नाम ऐड किए हैं। तो नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इसमें डिफरेंस सिर्फ ये छोटा सा आ जाता है कि जो पुराने लोग थे ना, उनके लिए जो था वो एलिमेंट चार ही चीज़ें थी। अब चार वो चीज़ें कौन सी थी? एक हवा, पानी, आग और मिट्टी। वो समझते थे कि सिर्फ ये चार ही चीज़ें हैं दुनिया में जो एलिमेंट हैं। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न केमिस्ट्री है वो हमें बताती है जनाब कि एलिमेंट्स 118 हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जनाब जब मॉडर्न एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वो उसको हम कहते हैं जनाब ये केमिकल एलिमेंट है। और जब हम पुराने लोगों के एलिमेंट की बात करते हैं तो वो हम हिंट के लिए थोड़ा सा कर लेते हैं कि जनाब वो हम पुराने एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एलिमेंट वो चीज़ है जो एक तो सेम तरह के एटम से मिलकर बनी हुई है, और दूसरा ये कि इसको हम केमिकल प्रोसेस के ज़रिए नहीं तोड़ सकते। अब वो केमिकल प्रोसेस कौन से हैं जिसके ज़रिए हम नहीं तोड़ सकते? अब उसकी मिसाल में आप ये देखें कि अब एक गोल्ड है। गोल्ड क्या है? आप ये समझ लें कि गोल्ड की ईंट है हमारे पास, या उसके बाद आप समझ लें कि हमारे पास काफ़ी सारा लोहा है, आयरन है। ठीक है, अब इस पर आप कोई केमिकल प्रोसेस करें और देखें कि वो लोहा जो है या गोल्ड है टूटता है या नहीं टूटता। अब आप ये कर लें कि आप जनाब गोल्ड की ईंट के ऊपर एसिड डाल लें तो आप देखें कि वो नहीं टूटेगी। हमने उसके ऊपर केमिकल प्रोसेस किया, वो नहीं टूटी। आप गोल्ड की ईंट को उबाल के देख लें, वो फिर भी नहीं टूटेगी। ठीक है, इसकी इसी तरह बिल्कुल हमारे पास आयरन की एग्जांपल है। उसके ऊपर आप एसिड डालें, उसको बॉयल करें, उसको तोड़ें, जो मर्जी करें, एंड पे जो लास्ट सबसे छोटा एटम आपके पास आना है वो भी आयरन का ही होगा। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल यही है कि एनी सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल प्रोसेसेस, मतलब एसिड डाल के, उबाल के, किसी भी तरीके से आप उसको तोड़ नहीं सकते। अब गोल्ड की ईंट को आप चाकू से काटें, फिर काटें और फिर काटें, लास्ट पे सबसे छोटा एलिमेंट होगा आपके पास वो भी गोल्ड ही बचेगा, सॉरी एटम होगा वो भी गोल्ड ही होगा आपके पास। आगे वो कहता है एलिमेंट्स आर फंडामेंटल मटेरियल ऑफ विच ऑल मैटर इज कंपोज्ड। ठीक है, एलिमेंट्स वो फंडामेंटल मटेरियल हैं जिनसे कोई भी एटम मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब आगे जनाब वो ये कहता है कि एट प्रेजेंट देर आर 118 नॉन केमिकल एलिमेंट्स। जनाब अब 118 जो हैं वो केमिकल एलिमेंट्स मौजूदा दौर में हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, अबाउट 20% ऑफ डेम डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। उनमें से जो 20% हैं वो जनाब वो कहते हैं नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो हमने लैब में बनाए हैं। ठीक है, अब उसमें आप ये देखें कि जो 118 एलिमेंट्स हैं ना हमारे पास, उसमें भी वो कहता है कि जनाब 11 जो है वो आपके पास गैसेज हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, और उसके बाद जो कहता है 2 लिक्विड हैं। ठीक है, अब आपने पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस का टेबल देखा होगा आपने। नोबल गैसेस का जो कॉलम है हमारे पास, वो उसमें जनाब कहता है कि अब 118 एलिमेंट्स में से 11 गैसेस हैं और 2 जो हैं वो आपके पास लिक्विड हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। अब इसमें आप एग्जांपल ले लें, मरकरी है जिस तरीके से हमारे पास। ठीक है, और बाकी आगे वो कहता है कि जो 105 एलिमेंट है एंड द रेस्ट आर सॉलिड। इन 11 गैसेस और 2 लिक्विड के अलावा वो कहते हैं बाकी जो 105 एलिमेंट बचते हैं आपके पास आर द रेस्ट सॉलिड्स, मतलब वो सॉलिड्स हैं। ठीक है, एलिमेंट कैन कंबाइन विद वन एंड अदर टू फॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ मोर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। वो कहता है कि एलिमेंट्स एक दूसरे से मिलकर
कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हैं वो बनाते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। अब आप ये देखें कि जब हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट जब मिलता है तो वो जनाब क्या बन जाता है, हमारे पास वो पानी बन जाता है। तो वो यही बात कर रहा है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड होता है। ये आप कंपाउंड की डेफिनेशन को हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ पॉसिबल कंपाउंड्स is almost infinite, perhaps a million are known and more are being discovered every day। अब वो कहता है जनाब के एलिमेंट से मिलकर जो वो कंपाउंड बन रहे हैं उनकी तादाद करोड़ों में हो सकती है, ठीक है, और ये हर दिन डिस्कवर हो रहे हैं, ठीक है। when two or two elements combine to form a compound they lose their separate identities and the product has characteristics quite different from those of constituents elements। अब वो कहता है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपके पास मिलते हैं तो उनके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है आपके पास, वो जो है उन एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टीज़ कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं। अब वो किस तरीके से, आप ये देखें कि जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वो आपके पास पानी बन जाता है। अब पानी जो है वो हाइड्रोजन गैस से, ऑक्सीजन गैस से कम्प्लीटली डिफरेंट एक चीज़ है। तो वो यही बात कर रहा है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो उनके नतीजे में जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है, कंपाउंड बनता है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, ठीक है। आगे वो कहता है द गैसियस एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर एग्जाम्पल विद क्वाइट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ can combine to form a compound water which has altogether different properties from either ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। वही बात जो मैंने आपको समझा दी है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो वो पानी बन जाएगा, और पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कम्प्लीटली बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। वाटर क्लियरली इज नॉट एन एलिमेंट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ and actually can be decomposed chemically into two substances hydrogen and oxygen। अब यहाँ पे वो आपसे ये बात करता है कि जो वाटर है आपके पास वो एलिमेंट नहीं है। अब वो एलिमेंट क्यों नहीं है? एलिमेंट वो इसलिए नहीं है वाटर जनाब कि आप, एक तो एलिमेंट्स की दो निशानियाँ, एक तो वो सेम तरह के आटम से मिलकर बना है। अब इसमें देखें आप, हमारे पास वाटर में दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब ये जनाब डिफरेंट हो गए तो ये पहली बात तो ये कि एलिमेंट नहीं है, ठीक है। और दूसरा वो कहता है कि वाटर को आप जनाब केमिकल प्रोसेस के ज़रिए तोड़ सकते हैं। अब वो केमिकल प्रोसेस कौन सा है? जब पानी में से आप करंट गुजारेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देखें। जब पानी में से आप करंट गुजारेंगे, पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो वो दोबारा से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चला जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको कंपाउंड कहते हैं वाटर को, क्योंकि एक तो ये टूट सकता है और दूसरा वो ये कि ये सेम तरह के एलिमेंट से मिलकर नहीं बना हुआ, ठीक है। आगे वो जनाब आपको कहता है कि हाँ जी, मोस्ट सैंपल ऑफ नेचुरली अकरिंग मैटर आर फिजिकल मिक्सचर ऑफ कंपाउंड सी वाटर, नमकीन पानी, द मोस्ट कॉमन ऑफ विच इज़ सोडियम क्लोराइड। अब वो आगे कहता है कि नेचुरली अकरिंग, यहाँ पे वो एक्चुअली ना मिक्सचर की बात कर रहा है कि नमकीन पानी जो है, जिस तरह से अब सोडियम क्लोराइड है वो आपके पास, वो कहता है कि जनाब ये भी एक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है। कैसे? ये भी एक तो ये कि दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना है, सोडियम और क्लोराइड। डिफरेंट हो गए, एलिमेंट तो ना रहे क्योंकि एलिमेंट सेम तरह के एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। और दूसरा ये कहता है कि आप जनाब सोडियम क्लोराइड को तोड़ भी सकते हैं। तोड़ किस तरीके से सकते हैं कि जब आप इसको तोड़ते हैं तो जनाब इसमें एक सोडियम मेटल निकलता है आपके पास और दूसरा जो है वो क्लोराइड निकलता है। इसको हम टेबल साल्ट भी कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास एटम का आ जाता है, ठीक है। वो एटम के बारे में आपको बताता है। यहाँ एलिमेंट्स और कंपाउंड की जो बातें हैं वो कंप्लीट होगी, ठीक है। अब एटम पे वो शुरू हो जाता है। वो क्या कहता है? Atoms of elemental substances are themselves complex structures composed of more fundamental particles called proton, neutrons and electrons। यहाँ पे वो आपको बताता है कि एटम जो है वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एलिमेंट के मुकाबले में। एलिमेंट क्या? एलिमेंट तो मतलब वो होता है ना कि जो बहुत सारे एक ही तरह के एटम से मिलकर बनता है, ठीक है। लेकिन वो कहता है एटम जनाब किससे मिलकर बने हैं? एटम मिलकर बने हुए हैं फंडामेंटल पार्टिकल से, बुनियादी अज्जा से। वो कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। विद इन एन आटम आप
small nucleus which contain both proton and neutron is surrounded by a cloud of electron। अब वो आपसे ये कहता है कि एटम जो है उसके अंदर एक स्मॉल न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं जनाब, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो एटम का साइड एरिया है वहाँ वो इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ होता है, ठीक है। द फंडामेंटल properties of these subatomic particles are and their weight and electrical charge, where proton carry a positive charge and electron carry a negative charge, ठीक है। अब वो यहाँ पे ये बात कर रहा है जनाब कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब आगे वो कहता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स हैव रिलेटिव वेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, वेयर एन इलेक्ट्रॉन इज ओनली अबाउट 1/2000 एज हैवी। अब इस लाइन का आप मकसद समझें, इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब ये है जनाब कि वो कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन या ये आप समझ लें कि 2000 इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बराबर होते हैं। अब देख लें आपके इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो इतना कम है कि 2000 इलेक्ट्रॉन होना तो वो एक प्रोटॉन के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो है वो कहाँ पे मौजूद होता है, एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होता है, ठीक है। अब इसकी एटम की एग्जांपल आप इस तरीके से लें कि आपके पास एक फुटबॉल है, ठीक है, और वो जो फुटबॉल है उसके अंदर एक चावल का दाना जो है वो है जनाब आपके पास न्यूक्लियस। अब आप देखें कि पूरा एक फुटबॉल और उसके अंदर एक चावल का दाना, आप समझ सकते हैं कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो कितना छोटा होगा, और उस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या है जनाब, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, और बाकी सारी एटम के अंदर जो है ना वो हवा ही भरी हुई है, ठीक है। इसी वजह से कहते हैं कि जो न्यूक्लियस का साइज़ है, जो न्यूक्लियस का मास है वो ज़्यादा है पूरे एटम की निस्बत, ठीक है। तो अब वो कहता है जनाब इलेक्ट्रॉन का जो वज़न है वो इतना मतलब कम है कि वो 2000 इलेक्ट्रॉन एक साइड पे और एक प्रोटॉन एक साइड पे। इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है। बिकॉज न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन अक्कर इन, हाँ जी आगे देखें वो क्या कह रहा है, बिकॉज द एटम इटसेल्फ इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब वो कहता है कि एटम खुद जो है वो न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली। कैसे न्यूट्रल है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपको पता है हमने मैथ में पढ़ा था, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इसी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव ने एक दूसरे को कैंसिल किया और एटम जो है वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। आगे वो कहता है द एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स नॉट ओनली द नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो कहते हैं एटॉमिक नंबर है वो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट नहीं करता और पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस बट आल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। अब इसका मतलब ये है कि एक एटम के अंदर जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये देखें जैसे कि एक एटम के अंदर -8 इलेक्ट्रॉन है और +8 प्रोटॉन है, ठीक है। तो अब नेगेटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है, इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन ऑफ एटम, ठीक है। आगे जनाब आप देखें इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पैरा है इस टॉपिक का वो क्या है, वो जनाब आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन के जो मिजाज हैं हमारे पास वो कैसे हैं। उससे पहले आपका बनता ये है कि जितनी इजी एग्जांपल से हम समझ रहे हैं आप लोग चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को क्या समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो जनाब ये देखिए द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स आर इंटीमेटली रिलेटेड टू द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स, ठीक है। द एलिमेंट्स आर कंप्लीटली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर बाय देयर एटॉमिक नंबर। The realization that such is the case leads to an other definition of an element, namely a substance all atom of which have same atomic number। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है जनाब कि वो कहता है कि प्रोटॉन जो है ना वो एक एटम की पहचान बताता है। अब कैसे, वो इस तरीके से कि जनाब कार्बन का 6 प्रोटॉन नंबर है, जब हमारे पास लिखा होगा कार्बन 6 तो हमें पता चल जाएगा जनाब कि इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 6 हैं। तो प्रोटॉन के नंबर क्या हुए, वो जनाब हुए पहचान, ठीक है। अब वो कहता है इलेक्ट्रॉन जो है ना उसको हम कहते हैं जनाब ये एक एटम के मिजाज हैं। अब इसकी सिंपल तरीन एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, वो ये कि आपके पास एक आईफोन है, एक सैमसंग है, ठीक है, एक इन्फिनिक्स का मोबाइल है। अब आप देखें कि इन तीनों के जो फीचर्स हैं उनमें सबसे अच्छे फीचर्स किसके हैं, वो आप डेफिनेटली कहेंगे कि वो आईफोन के। अब आईफोन में ऐसा क्या था कि उसके फीचर्स जो है
वो बाकियों से मुख्तलिफ हो गए। सिर्फ एक ही गेम है और वो गेम क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है ना वो इन्फिनिक्स के अंदर और है, ठीक है, सैमसंग के अंदर और है और आईफोन के अंदर और है। जितनी ज़्यादा अरेंजमेंट अच्छी थी इलेक्ट्रॉन की, जो फ़ोन है या जो एटम है उसके फीचर्स हमें उतने ही ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात थी इसमें। अब आप ये देखें कि आगे वो आइसोटोप्स के बारे में बात करता है। आइसोटोप्स के बारे में कैसे? अब देखिए, नॉट ऑल द एटम्स प्रेजेंट हैव द सेम एटॉमिक वेट इवन though they all have the same atomic number. Such a situation can occur only if the atom have different number of neutrons in their nuclei. अब एक बात और बतानी थी आपको कि जैसे हमने देखा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो उसी तरह न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। आगे, सच अ ग्रुप ऑफ एटम्स विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट रिलेटिव वेट्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। अब देखें जनाब, एक हमारे पास एटम है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? आइसोटोप। अब वो डेफिनेशन में यही कह रहा है कि एक ऐसा एटम जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो बट मैस, वो जो मैस नंबर है या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट हो, तो उसको हम कहते हैं आइसोटोप। अब इसकी सिंपल तरीन एग्जांपल मैंने आपके लिए क्या रखी है वो ये है कि अब ये देखें, कार्बन के आपको पता है हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, 13 एंड 14। अब आप ये समझें कि ये कार्बन जो है ना वो एक ही बाप के 3 बेटे हैं, ठीक है। अब ये कार्बन तीनों भाई हैं। अब इन तीनों का जो जनाब आप कह लें कि वेट है ना तीनों भाइयों का, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। एक का थोड़ा कम है, एक का उससे ज़्यादा है और एक का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो अब ये देखें कार्बन कैसे, अब ये कार्बन 12 है, इसके अंदर 6 ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है और 6 ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो ये जनाब क्या बन गया? 12। आगे आप ये देखें कि वो कहता है कि कार्बन 13 में क्या है? कार्बन 13 में ये है कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जो है ना वो डिसाइड करेगा मैस नंबर को। एटॉमिक नंबर सबका सेम है लेकिन मैस नंबर डिफरेंट हो रहा है, मतलब उनका जो वजन है ना तीनों भाइयों का वो डिफरेंट हो रहा है। अब वो कैसे? कार्बन 13 में 6 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है, तो वो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 13 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये जनाब हो गया इसका मैस नंबर। आगे वो कहता है कार्बन 14 में 6 जो है वो आपके पास प्रोटॉन है और 8 जो है वो आपके पास है न्यूट्रॉन, तो ये कितने टोटल हो गए? इसका मैस नंबर हो गया 14, ठीक है। तो वो यही होता है जनाब, आइसोटोप क्या होता है? उनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उनमें डिफरेंट होते हैं, ठीक है, जो कि डिसाइड करते हैं उनका मैस नंबर, ठीक है। इस तरीके से हम कहते हैं कि एक ऐसा एटम जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम हो बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं जनाब आइसोटोप्स। अब नेक्स्ट आप ये देखें, और इसके अलावा एक बात ये कि इस चैप्टर की जो भी मतलब बेसिक डेफिनेशन हैं जो एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं या जो शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं, उनके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। आप वहाँ से उसको तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं। ये यहाँ पे रीड आउट करने का मकसद ये था कि ये जो बुक पे लिखा हुआ है हमें ये क्लियर हो जाए कि ये यहाँ पे बेसिकली लिखा क्या हुआ है। अब वो आपसे ये कहते हैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट हैव एट लीस्ट 2 आइसोटोप्स। किस तरीके से कि जनाब वो कहते हैं जो बहुत सारे एलिमेंट हैं ना उनके 2 आइसोटोप होते हैं। क्लोरीन जैसे कि है हमारे पास क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37 है, ठीक है। द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज यूजली डिटरमाइंड from large number of atoms containing a natural distribution of isotopes and therefore it represents the average atomic weight of the atom constituting the sample, ठीक है। अब वो आपसे ये कहता है कि जो पीरियोडिक टेबल है हमारे पास उसमें ये होता है कि एक ही जो हमारे पास एलिमेंट है उसके 2 या 2 से ज़्यादा आइसोटोप होते हैं। इसकी एग्जांपल में ये देखें कि अब टिन जो है ना, टिन वो हमारे पास उसके 10 एलिमेंट हैं, ठीक है, और क्लोरीन जो है हमारे पास उसके जनाब हैं 35। अब इसमें चेंजिंग कहाँ पे आती है? सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में। अब क्लोरीन का जो हमारे पास है प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर वो सेम ही रहेगा सब में, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब एटॉमिक नंबर सेम हो और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो चेंज हो जाए तो जनाब उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है आइसोटोप्स। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपने, मैं फिर कह रही हूँ, एवरेज स्टूडेंट हैं और नहीं कर सकते, यहाँ से मुश्किल लग रहा है आपको, तो यहाँ से सिर्फ एक दफ़ा ये लेक्चर आप ले लें और जो नोट्स हमने प्रोवाइड किए हैं लास्ट लेक्चर में उनसे आप तैयारी कर लें, इंशाल्लाह आप पास तो हो ही जाएंगे, ठीक है। अब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।